बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सर शान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बेटा आप मुझसे प्रॉमिस करें कि वीडियो आप फुल देखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी से जितने भी आपके कंसेप्ट होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, उसके अलावा फिर हम उसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और पीरियोडिक टर्म्स यानी ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लेंथी हो सकती है, लेकिन बेटा आपने इसको फुल देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसा कि बेटा नाम से जाहिर है कि आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयन फॉर्मेशन, यानी आयन फॉर्मेशन यानी वो एनर्जी जो हम क्या करते हैं बेटा, आयन बनाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी को हम इंथाल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंथाल्पी। इंथाल्पी एनर्जी का दूसरा नाम इंथाल्पी है, इसलिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन इंथाल्पी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन इंथाल्पी। और इसी को बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, यानी कि आयोनाइजेशन इंथाल्पी की बात आ जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात आ जाए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात आ जाए, तीनों में हमने एक ही चीज है, कंसेप्ट जो तीनों का बेटा सेम है। अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा ये क्या होती है, तो इसको समझने के लिए फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, यानी वो एनर्जी जो दरकार होती है रिमूव कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को उसके गैसियस एटम के आखिरी शेल में से। फर्स्ट कर लें बेटा, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है किसी एटम का, दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। फर्स्ट कर लेंगे सोडियम ही है, ठीक है बेटा। अब क्या है कि सोडियम के पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फर्स्ट हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो लास्ट में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है वो हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा। क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि वो एनर्जी जो किसी एटम में से उसके आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए दरकार होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? आयन बनाने के लिए। क्योंकि जब देखें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा, यानी सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सोडियम आयन के अंदर। तो किसी एटम में से उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि वो आयन बन जाए, जो एनर्जी दरकार होती है, जो एनर्जी हम देते हैं, लगाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। देखें ना, हम एनर्जी क्यों लगाते हैं, देखें किसी भी चीज को जब किसी जगह से खींचना हो, उसको निकालना हो, तो एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है बेटा। इसलिए ये जो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्म कहते हैं हीट हो, यानी ये ऐसा रिएक्शन है बेटा जिसमें क्या होती है, एंडो का मतलब है इनसाइड और थर्म कहते हैं हीट को बेटा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें हीट दरकार होती है, यानी कि जिसमें हीट हमें देनी पड़ती है, ये वो वाला रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है। अब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी ये पहली बात, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी दरकार होती है रिमूव निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो किसी एटम का आखिरी शेल होता है, जैसे सोडियम का आखिरी शेल है ना, तो ये इसका वैलेंस शेल है। क्या है बेटा? ये इसका वैलेंस शेल है। किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है वो वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी ऑफ, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, सिंगल, गैसियस एटम, यानी जब कभी भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो वो गैसियस एटम की बात की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जितने भी बाकी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सिंगल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, गैसियस स्टेट के अंदर बेटा गैस जो होते हैं वो सिंगल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जब कभी भी हम किसी एटम को, जैसे सोडियम है बेटा, जब जिसको अभी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले इसको गैस में तब्दील करेंगे, यानी सोडियम मेटल है बेटा, ठीक है, मेटल है, तो पहले इसको हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद ये सोडियम जो है कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, फिर इसको दोबारा से जो है मेल्ट करके दोबारा से इसको हीट देके हम इसको सोडियम गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि गैस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे दूर दूर होते हैं, ठीक है बेटा। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी जब कभी भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो जब किसी एटम के आखिरी शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो जो एनर्जी दरकार होती है वो पहली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी सोडियम की बात करें तो यहाँ इसके जो वैलेंस शेल है उसमें
ये पहला इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी उसकी वैलेंस वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अगर यहाँ पर फर्स्ट कर लेते कि यहाँ सोडियम की जगह पर मैग्नीशियम होता, ठीक है, मैग्नीशियम होता तो फिर क्या करते हैं हम, मैग्नीशियम में क्या होता है 12 आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते तो उसमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती। इसको देखेंगे, देख सोडियम है हमारे पास, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एग्जांपल देखें, सोडियम गैस है, यानी सोडियम को पहले गैस में चेंज किया हुआ, ठीक है, अब सोडियम आयन बना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बेटा, ये क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितनी एनर्जी हमने इसको दी, तो 494 किलो जूल पर मोल। अब ये किलो जूल पर -1 का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि किलो जूल और बटे में मोल है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो किलो जूल पर मोल पढ़ेंगे, बटे में है तो पर, तो किलो जूल पर मोल 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ती है जब हम सोडियम में से, यानी जब सोडियम है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम 494 किलो जूल एनर्जी इसको देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो I1 लिखा है इसका मतलब है आइसोनाइजेशन और फर्स्ट यानी फर्स्ट एनर्जी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहाँ कैल्शियम को देखें, कैल्शियम भी हम गैसेस स्टेट में लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी लगाई, 590 किलो जूल पर मोल, यानी हमने कैल्शियम के एक कैल्शियम एटम में से, गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार है, ठीक है। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो जब कभी किसी एटम के वैलेंस शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पहला तो निकाल लिया, जैसे यहाँ पर कैल्शियम की बात करें तो बेटा कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, कितना होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो है कैल्शियम का 20। इसका मतलब ये है कि इसका जो वैलेंस शेल होगा, यानी पहले शेल 1s के अंदर क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर भी आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p के अंदर आ जाएंगे हमारे पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए ये वाली नहीं करते, सब शेल वाली नहीं करते, शेल वाली करते हैं। तो इसका पहला शेल में के शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, के में 2, एल में हमारे पास 8 आ जाएंगे, और एम बनेगा, एम में हमारे पास कितना आ जाएंगे, के 2 के एल एम, एम में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, के अंदर एल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितना 2 और 8 18, 10 और 18, और लास्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी इसका जो वैलेंस शेल होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 590 किलो जूल पर मोल चाहिए। इसको ये समझिए, न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 8 18, और आखिरी में चौथा शेल यहाँ पे आ जाएगा, इसमें हमारे कितने जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला निकाला तो 590 किलो जूल पर मोल थी। फिर जब दूसरा निकालेंगे कैल्शियम आयन में से, यानी पहले एक निकाला तो क्या बन गया, कैल्शियम से ये बन गया कैल्शियम आयन, जब कैल्शियम आयन में से दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा, यानी इसमें से जब हमने दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 पॉजिटिव बन गया, और अब दोबारा एनर्जी में 1150 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, जब पहला हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमें 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसलिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा वो कम होती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। उसकी रीजन क्या है, अब यहाँ पर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम में यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 प्रोटॉन थे, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हुआ कि जो प्रोटॉन थे बेटा, प्रोटॉन पी जो थे वो हमारे पास 20 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गए थे बेटा, 19 हो गए थे, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ये नेगेटिव वाले हैं, इनमें अट्रैक्शन यानी प्रोटॉन की अट्रैक्शन अब हो गई इन पे ज्यादा, यानी प्रोटॉन इनको ज्यादा मजबूती से खींच रहे हैं, ठीक है। अब इनको हमने अगर 22 से निकालना है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए जो सेकंड एनर्जी होती है बेटा वो ज्यादा होती है, कितना होती है 1150 किलो जूल पर मोल होती है कैल्शियम की, ठीक है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब थर्ड एनर्जी क्या होती है, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब हम किसी एटम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास थर्ड एनर्जी होती है। इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, कैल्शियम का 3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं 4940 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते हैं, कितनी 4940 किलो जूल पर मोल एनर्जी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब डिस्कस करते हैं बेटा फैक्टर। अब ये एक पॉइंट यहाँ रह गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड चलती जाएगी। किसी एटम के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इसमें उसकी जो एनर्जी है वो 20 तक जा सकती है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड करते 20 तक, 5 है तो मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब तक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे एनर्जी जो है एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा वो है न्यूक्लियर चार्ज, यानी जब कभी हमारे पास ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो यानी इसका मतलब है फर्स्ट दरमियान न्यूक्लियस है, इधर से इलेक्ट्रॉन है, अब न्यूक्लियस दरमियान से खींचने की ताकत बढ़ गई है तो न्यूक्लियस इनको क्या करेगा, जोर से खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींचेगा तो न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे, फिर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो हमें इनको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब एनर्जी ज्यादा देंगे बेटा तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियर चार्ज है ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी,
अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के, यानी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बेटा तो जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज्यादा होगा। अब बात करते हैं साइज ऑफ एटम या आयन की, यानी जब कभी आप किसी एटम का साइज या आयन हो अगर वो बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, यहाँ भी एक एटम बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। अब यहाँ पे देखें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है, ये लिथियम की बात कर रहे हैं और ये सोडियम की बात कर रहे हैं, इसमें 2, 8 और 1। अब देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है सोडियम का, ये आखिरी शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसका न्यूक्लियस से फासला देखें ज्यादा है, यहाँ पर न्यूक्लियस से फासला कम है, यानी इस पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन क्या है बेटा? कम है। अब यहाँ जब अट्रैक्शन कम है इसका मतलब ये है बेटा कि इसको निकालने के लिए हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और यहाँ एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी अगर साइज होगा ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी इसके इन्वर्सली पूछना है, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है बेटा वो जब बढ़ जाएगा तो उसको निकालना आसान हो जाएगा एटम को, न्यूक्लियस। अब बात करते हैं क्यों लेस न्यूक्लियर चार्ज लेस फोर्स रिडक्शन, यानी अब जब साइज ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बन सकता है। तो पहले आप पॉइंट लिखेंगे लेस न्यूक्लियर चार्ज, यानी साइज के बढ़ जाने से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो उस पर इलेक्ट्रॉन पर, आखिरी इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। दूसरा लेस फोर्स अट्रैक्शन, यानी फोर्स अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? उसमें कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स की। अब इलेक्ट्रॉनिक जो है बेटा इलेक्ट्रॉन से निकला है, किस चीज से? इलेक्ट्रॉन से निकला है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स का मतलब होता है अरेंजमेंट्स ऑफ एटम, arrangement of electron, arrangement of electron in an atom, in a shell of an atom, in a shell or subshell of एटम, यानी किसी एटम के शेल या सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब होती है, अरेंजमेंट होती है, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स। अब याद रखें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स के हवाले से बेटा कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं ऑर्बिटल या शेल जो कंप्लीटली फुली फील्ड होते हैं, कुछ हाफ फील्ड होते हैं, यानी फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, यानी हमारे पास जितने भी फुली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी आयोनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा होती है। फुली फील्ड का मतलब ये है, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास पी सब शेल है, पी सब शेल में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर इसका पी सब शेल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, कंप्लीट है, तो इसको कहेंगे फुली फील्ड। अगर उसके अंदर हाफ हो, पी शेल के अंदर 3 आते हैं, अगर उसके लेकिन इसके अंदर क्या हो, किसी एटम है उसके सब शेल में, पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं वो हाफ फील्ड है, ठीक है। अगर यहाँ देखें एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर 2 है तो फुली फील्ड है, अगर 2 की जगह पर अगर वहां पर 1 है तो वो क्या है? हाफ फील्ड है। अब जो फुली फील्ड होता है उसकी वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। हाफ फील्ड में उससे भी थोड़ा सा कम होती है, लेकिन जो पार्शियली फील्ड होते हैं उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। अब पार्शियली फील्ड का मतलब क्या है? जैसे आप पी की बात करें तो पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर उसमें 2 हो, यानी हाफ से भी कम हो, 2 हो या 4 हो, ठीक है, हाफ से कम या हाफ से ज्यादा हो, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? पार्शियली फील्ड होते हैं। और इस तरह के बेटा जो एटम होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? किसकी होगी बेटा? फुली फील्ड की, उससे फिर ज्यादा होगी हाफ फील्ड की, और सबसे कम क्या होगी? पार्शियली फील्ड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा वो सबसे कम होगी। ये चीज आप याद रखिएगा बेटा। जैसे हम जब बात करें कि हमारे पास कोई एटम है, उसके सब शेल में आखिरी जो पी सब शेल है बेटा, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब है वो फुली फील्ड है, तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर कोई और एटम है, उसके सब शेल में जो पी सब शेल है 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है वो हाफ फील्ड है पी सब शेल, वहां पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी फुली फील्ड से कम होगी। और अगर कोई और एटम है जिसके सब शेल में, पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो पार्शियली फील्ड है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। अगर 4 हो तब भी सबसे कम होगी, क्योंकि वो क्या है? पार्शियली फील्ड है। अब डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पर एग्जांपल्स को, तो याद रखिएगा नोबल गैसेस जो होती है बेटा, इनकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है बेटा? तो याद रख लें कि कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, यानी जो नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं बेटा, उनका जो आखिरी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड होता है। फर्स्ट कर लें हमारे पास एक नोबल गैस है, कौन सी है? नियोन है। अब याद रखें नियोन का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो 10 होता है। अगर यहाँ पर देखूं तो नियोन का क्या है? न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। अब पहले शेल में 2, दूसरे में 8, इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल है। के शेल के अंदर जो है, के शेल है कंप्लीट है, फुली फील्ड है। सब शेल की बात करें तो के अंदर 2 शेल होते हैं, मेरे पता है एस और पी आते हैं, तो पी में 2, एस में 2, पी में 6,
तो दो 8 पूरे हो गए, इसका मतलब पी सब इसका क्या है बेटा, कंप्लीटली फील्ड है। तो इसलिए क्या होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर देखें 1s में 2, 2s2 में 2, p में 6, यानी 6 जो पी सब में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ बेटा ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर ये समझ आ रही है बेटा तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, बड़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो को बेटा बनाने में, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा, ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। आगे क्या कहता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 8 है, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। लेकिन फिर भी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है नाइट्रोजन की ज्यादा है बनस्पत ऑक्सीजन की। क्यों, रीजन क्या है बेटा, यहाँ समझिएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है ऑक्सीजन की, तो पहले शेल में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में, या p में देखें तो p के अंदर जो है 4 सब शेल है। कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पार्शियली फील्ड है। अगर 6 होते तो कंप्लीट होता, 3 होते तो हाफ होता, लेकिन पार्शियली फील्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या हो गया, पार्शियली फील्ड हो गया। अब नाइट्रोजन को देखें तो पहले 1s2, 2s2, 2p3, यानी फिर p सब शेल उसको देखेगा, आपने बाकी को छोड़ दे, p सब शेल को देखें। p सब शेल में कितना है, 3 है, यानी हाफ फील्ड है। 6 टोटल होते हैं, उनमें 3 के होते हैं हाफ बनते हैं, तो ये हाफ फील्ड है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हाफ फील्ड होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, पार्शियली फील्ड से। सो ऑक्सीजन क्या है, पार्शियली फील्ड है, और जो नाइट्रोजन है वो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब रीजन बता दो बेटा, ऑक्सीजन है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन है हाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यानी ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है नाइट्रोजन से, क्योंकि वो क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर P को देखें तो P के अंदर PX PY आता है, तो P के PX के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, PY के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, PZ के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जबकि यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के अंदर तो PX के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, PY के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन, और PZ के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी ये 3 हाफ फील्ड है, ठीक है, जबकि ये हमारे पास देखें तो पार्शियली फील्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट की, किस चीज की, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, लफ्ज निकला शील्ड से, शील्ड का मतलब होता है बेटा हिफाजत है। जैसे आप बाहुबली मूवी देखेगी, उसमें क्या करता है, आगे से अपनी तलवार का चीज दी होती है जिसको शील्ड बोल रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए। यहाँ पर भी यही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है शील्ड। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से इलेक्ट्रॉन हो, यानी इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें इर्द गिर्द दरमियान वाले जो शेल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो देखें ये इसके बिल्कुल सामने आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के सामने है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पे ज्यादा होगी, इस पे कम होगी। यानी ये इसको क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है। यानी जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, अंदर इलेक्ट्रॉन से इन इलेक्ट्रॉन की इतला ज्यादा हो जाएगी, तो बाहर के ऊपर क्या जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, समझिएगा। जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ज्यादा, तो बाहर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बेटा कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी होगा, आसान होगा। इसलिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के। यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट है ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हो जाएगा आसान, इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को निकालना हो गया आसान, ठीक है, इसका मतलब है कि हम थोड़ी सी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी शील्डिंग फैक्टर में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, क्यों कम होती है शील्डिंग फैक्टर बढ़ने से, तो रीजन याद रखेगा, इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब लास्ट हमारे पास जो फैक्टर बच गया वो है स्पिन पेयर रिपल्शन। अब याद रखें स्पिन का मतलब बेटा घूमना, और पेयर कहते हैं जोड़े को, और रिपल्शन का मतलब दफा करना। यानी जब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक ही ऑर्बिटल में घूम रहे हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, और दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमने पढ़ा हुआ कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब इनकी आपस में लड़ाई होगी, फर्स्ट एक ही घर में 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो उन भाइयों को लड़ाई पहले से मौजूद है, तो उनमें फूट डाल को अलग करना बहुत आसान है। यही चीज यहाँ पर लागू होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो उनमें से कोई तीसरा बंदा आके उनको अलग करना आसान होगा, तो यहाँ पर जो है इनको निकालना आसान होता है जब ये रिपेल कर होते हैं। यानी अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन जो है पेयर के अंदर मौजूद है, स्पिन पेयर में मौजूद है, तो उनको निकालना आसान होता है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। रिपेल ईच अदर, यानी अगर ये हमारे पास फर्स्ट ये शेल ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है इनकी आयोनाइजेशन की वैल्यू होगी लो, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल है, इसका मतलब है कि इसकी आयोनाइजेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये लड़ाई नहीं कर रहे, शांति वाले हैं। एक भाई ये शांति है, ठीक है, 2 है लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको अलग करना आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा इनके एग्जांपल्स को, ऑक्सीजन हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। कहता है कि ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है नाइट्रोजन से कम होती है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैंने यही एग्जांपल ऑक्सीजन की दोबारा दे दी है कि ये ऑक्सीजन का जो है पहला शेल में 2 1s2 2s2 2p4, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, px py pz बनाया। अब px के अंदर देखिए ये क्या है, जोड़ा बना हुआ पेयर्ड है, तो यहाँ पे सिंगल है, px क्या है पेयर्ड है, py pz क्या है सिंगल है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन में देखें
तो पी एक्स भी सिंगल है, पी वाई भी सिंगल है और पी जेड भी सिंगल है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो पेयर बन रहा है, यहाँ जो है पेयर्ड है, स्पिन पेयर्ड रिपल्शन है, और यहाँ पर जो है वो नहीं है, यानी सिंगल सिंगल है। मैंने अभी बताया कि अगर पेयर्ड होंगे तो आयनिक एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पेयर्ड की शक्ल मौजूद है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन केवल आखिरी जो पी सब शेल है उसमें पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए वहाँ उनकी जो आयनिक एनर्जी की वैल्यू ऑक्सीजन की कम होती है, और नाइट्रोजन की क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो याद रखिए रीजन क्या है, वाई ऑक्सीजन हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी देन नाइट्रोजन। तो आपने 2 पॉइंट लिखने हैं बेटा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्शियली फील्ड, एक तो ये होता है कि ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो पार्शियली फील्ड होता है, यानी उसका जो देखिए 4 पी सर्कल में 4 है, यानी 3 होते तो हाफ होता, 6 होते तो कंप्लीट होता, ये पार्शियली फील्ड है। दूसरी क्या है, ये पेयर्ड रिपल्शन है, इसमें क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, रिपल्शन करते हैं, इस वजह से क्या होता है, इनकी आयोनिक एनर्जी की वैल्यू बेटा कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। क्या करते हैं, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। याद रखें हम यहाँ ट्रेंड की बात में ये देखेंगे कि ग्रुप के अंदर किस तरह आयनिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, और पीरियड के अंदर किस तरह से बढ़ती है, कम होती है। ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है, पीरियड टेबल में जब हम ऊपर से इस तरह नीचे आते हैं, तो इस चीज को टॉप टू बॉटम जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इस चीज का नाम दे देते हैं बेटा ग्रुप का, टॉप टू बॉटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा वो डिक्रीज होती है ग्रुप के अंदर, यानी कम होती है। अब क्यों कम होती है, रीजन याद रखिएगा। नंबर 1 पे हमारे पास है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, यानी जब ऊपर से नीचे हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बेटा बढ़ जाते हैं। फर्स्ट कर ले हम यहाँ पर देख लेते हैं लिथियम को। तो लिथियम में क्या, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। लिथियम है हमारे पास, इसमें 2 शेल होते हैं। सोडियम के अंदर बेटा क्या होता है, 3 शेल होते हैं, यानी न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा। शेल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बेटा कम हो जाएगी, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन्स को निकालना वहां से इजी हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। दूसरी रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो रही है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप के अंदर बेटा कम होती है। तो 2 रीजन याद रखिएगा, ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है, नंबर ऑफ शेल्स, यानी शेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, कम आयनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। दूसरी रीजन क्या बताई है, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आखिरी शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो है अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यहाँ पर याद रखें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम ऊपर से नीचे जब आते हैं तो फिर ग्रुप फर्स्ट के लिए हमारे पास एक अल्कली मेटल का ग्रुप है, इसमें लिथियम सबसे ऊपर होता है, फिर उसके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आता है। हाल ही ने की रब से फरियाद, यहाँ जो लिख लें, हाल ही ने की रब से फरियाद, तो यह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आता है। तो ऊपर से मैंने कहा कम हो रही है, तो लिथियम की जो है आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी सोडियम से, और सोडियम की ज्यादा होगी पोटेशियम से, और पोटेशियम की ज्यादा होगी रुबिडियम से, और रुबिडियम की ज्यादा होगी बेटा किससे, सीजियम से। यानी जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होती जाएगी। अब बात करते हैं बेटा पीरियड के अंदर। तो याद रखें बेटा पीरियड के अंदर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी लेफ्ट टू राइट, जब हम इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, तो इसकी रीजन याद रखिए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज है वो नहीं बढ़ता, शेल की तादाद नहीं बढ़ती, शेल सेम रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बेटा बढ़ जाता है, यानी समझिएगा न्यूक्लियर चार्ज, यानी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, यानी इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस तेजी से अट्रैक्ट करता है, ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी जब अट्रैक्शन बढ़ गई है तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी फर्स्ट एक घर में बाप है, बाप ने उनको दोनों बेटों को जो है सख्ती से पकड़ा हुआ है, अगर सख्ती से मजबूती से पकड़ा हुआ है तो फिर उन भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता। यही बात, न्यूक्लियस जो है उनका बाप है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है कि बाहर ना जाओ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है, यानी बाप की अट्रैक्शन ज्यादा हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा कि इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें जो नोबल गैसेस होते हैं बेटा, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और जबकि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि आप याद रखें पीरियड टेबल में जो नोबल गैस होती है वो लास्ट में यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो शुरू में यहाँ पर क्या होती है बेटा, अल्कली मेटल होती है। तो अल्कली मेटल शुरू में आ गई, ठीक है, और नोबल गैसेज लास्ट में आ गई। तो जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, तो सबसे आखिर में क्या है, नोबल गैसेज हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और शुरू में क्योंकि आ गई अल्कली मेटल तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ देखें आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें बताती है कि कोई चीज मेटल है कि नॉन मेटल है। फर्स्ट कर लें, अगर कोई चीज है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब है वो मेटल है, क्योंकि आपको पता है मेटल जितने भी होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, देने वाले हैं, इजीली दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, इसका मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो हमें यहाँ देख के पता लगेगा तो क्या है, मेटल है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मतलब है नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्टिव होते हैं, लेने वाले होते हैं, वो देते नहीं है,
इजीली देते नहीं इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या होता है वो नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। और जो मेटलाइड होते हैं उनकी बिटवीन होती है, यानी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मेटलाइड की होती है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो बेटा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।